तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एसएससी अंसारी पे, जहां पे आपको 135 दिनों के अंदर यानी कि अगर महीना में देखें तो 4.5 महीना के अंदर आपको 450 नंबर का लक्ष्य प्रदान किया जाएगा। यानी कि अगर आपका भी इच्छा है टॉप करना बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड क्लास 10th में, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको घबराना नहीं है, बस हमें देना है 135 दिन का समय। आप यहाँ पे कितना भी दिन गुजार चुके हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए 135 दिन का समय। अगर आप यहाँ पे 135 दिन मेहनत कर लेते हैं इस एसएससी अंसारी चैनल पे, तो आपको 450 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरा बिलीव कीजिए, मैं आपको इतना तैयारी जरूर करा दूंगा, इतना आपको हीरो बना दूंगा कि आप एग्जाम में 450 नंबर एवरेज आप ला ही सकते हो। आपका 460 भी आ सकता है, और अगर 460 नहीं आया तो एवरेज में 440 भी आ सकता है। अगर आप बहुत ही कमज़ोर हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले हर एक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आप इन सभी को याद कर लीजिएगा। मैं साथ ही साथ आपको आंसर भी बताता चलूँगा कि इसका आंसर क्या होगा, आपको उन सभी को याद कर लेना है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो है अपना हिंदी का सेशन होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको हिंदी गोधुली से मैं सारा क्वेश्चन बताऊंगा। यानी कि जो MIL हिंदी होता है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, MIL का फुल फॉर्म होता है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जिसे गोधुली कहा जाता है। गोधुली के भाग 2 से सारा क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिसमें से आपको 55 क्वेश्चन तो देखने के लिए मिलेंगे गोधुली से, और 45 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे व्याकरण से, जिसमें टोटल अगर संख्या की बात करें तो 100 क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँगा। इसमें से किन्हीं 50 का जवाब देना है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा 100 में 100 जवाब देने का, क्योंकि हीरो उसी को कहते हैं जो 100 में 100 जवाब दे। 50 में 50 तो एवरेज बच्चा भी दे देता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन और मिलता रहे और आप लोग के लिए मेहनत करते रहें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो अगर बात करें श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक, तो इस चैप्टर का लेखक है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं, आप सारा जो है इंडेक्स में जितना भी लेखक है और कौन कौन सा चैप्टर कौन लेखक लिखा है, आप सारा का नाम याद कर लीजिएगा। क्योंकि मेरा जो 4 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस मेरा यही कहता है कि हर एक एग्जाम में 10 क्वेश्चन तो ऐसा जरूर पूछा जाता है जो कि लेखक से होता है। और लेखक से कैसा क्वेश्चन कि इस चैप्टर का नाम दे देगा और इसे कौन लिखा है, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? अब यहाँ पे पूछा गया है डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकिशुन सकपाल, राधे राम सकपाल। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? यह क्वेश्चन आपको समझ समझ के बनाना है, जैसे कि फिर से पढ़ के मैं बता देता हूँ। आधुनिक सभ्य समाज यानी कि मॉडर्न जो सोसाइटी है अपना, वो कार्यकुशलता यानी कि हीरो, एक तरह से मान सकते हैं हीरो जो एबिलिटी फुल हो, यानी कि अपना जो मॉडर्न सोसाइटी है वो एबिलिटी फुल पर्सन के लिए किसे आवश्यक मानता है, क्या इंपॉर्टेंट है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन और जाति विभाजन। तो अगर इसका सही जवाब की बात करें तो श्रम विभाजन यहाँ पे एबिलिटी फुल पर्सन के लिए माना जाता है। इसका मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा लेकिन थोड़ा थोड़ा भी कर देता हूँ। श्रम यानी कि मेहनत, हार्डवर्क अगर आप करते हैं तो आपके अंदर एबिलिटी गुड रहते हैं, बेटर रहते हैं और बेस्ट रहते हैं, आप बेस्ट पर्सन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि जाति प्रथा जो है वो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। तो अपना जो आंसर होगा प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों है, यानी कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण है, तो इसलिए अपना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूक नायक क्या है? यहाँ पे बात करें मूक नायक क्या है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन फिर से दिया गया है, अखबार है, पत्रिका है, या फिर अगर बात करें पुस्तक है,
या कहानी संग्रह है? तो मूक नायक जो हो जाएगा वो आपको पत्रिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप पहला चैप्टर पढ़े हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तो उसमें मूक नायक की चर्चा किया गया है जो कि एक तरह का पत्रिका है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? मैंने अभी आपको बताया कि लेखक से बहुत क्वेश्चन पूछता है, फिर से यहाँ पर पूछ दिया गया है विष के दांत शीर्षक के कहानीकार कौन है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, मोहन राकेश, कमलेश्वर, प्रेमचंद, नलिन विलोचन शर्मा। तो इसका विष का दांत का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार नलिन विलोचन शर्मा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार गिरधर लाल कौन है? तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गिरधर लाल कौन है? कासू का पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता या शेफाली का पिता? तो जो गिरधर लाल है वो मदन का पिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सॉरी हाँ, मदन का पिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको एक्यूरेट बताना चाहता हूँ, मुझे अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं आपको सुधार के बताऊंगा। गिरधर लाल कौन है? तो मदन का पिता, आपको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? यानी कि क्वेश्चन है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो ये तो बिल्कुल आसान सवाल है। मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? अगर बात करें नलिन विलोचन शर्मा के माताजी का नाम, तो नलिन विलोचन शर्मा के माताजी का नाम यहाँ पे रत्नावती शर्मा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है शर्मा से शर्मा, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि सारे ऑप्शन में शर्मा दिया गया है, तो आपको इसका नाम ही याद कर लेना बेहतर रहेगा। नलिन विलोचन शर्मा के माता का नाम रत्नावती शर्मा है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? तो जो नलिन विलोचन शर्मा का जो कहानी है उसमें अमूमन देखा जाता है कि मनोवैज्ञानिकता का कारण उसमें जो क्या बोलते हैं मोरल स्टोरी का जो आता है वो मनोवैज्ञानिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनोवैज्ञानिकता के कारण नलिन विलोचन शर्मा कहानीकार प्रसिद्ध हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो अब अपना 11वां क्वेश्चन देखते हैं। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती, 4 ऑप्शन है आपके सामने, गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, अंबेडकर जी और गुनकर मुले। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्वामी विवेकानंद में ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो जो दारिस नामक सोने का घड़ा था आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, हेकल को मिला था, हरकस को, वॉरेन हेस्टिंगस या विलियम जोन्स। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंगस को मिला था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंगस जो होता है वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल होता है। मैं आपको यहाँ पे मेन पॉइंट बताता चल रहा हूँ, आपको याद कर लेना है। वॉरेन हेस्टिंगस बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? तो अगर बात करें मेघदूतम पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था, तो आपको मैं बता दूं 4 ऑप्शन फिर से है, ग्रीक, लैटिन, हिंदी और जर्मन। तो आप अगर पढ़े होंगे मैक्स मुलर का जो चैप्टर है वो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा मैक्स मुलर ने मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद हिंदी भाषा में किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने दिया? तो अगर बात करें संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैक्स मुलर ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? तो कठ और केन का जो अनुवाद हुआ था वो मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको इन सभी क्वेश्चन को याद करते चलना है क्योंकि मैं आपको इतना तो जरूर तैयारी करा दूंगा कि 400 प्लस आपको नंबर आ जाए, और अगर आप मेरे साथ साथ तैयारी करते हो तो 400 450 तक नंबर आपको आने की संभावना और गारंटी मैं लेता हूं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंधकार कौन है?
यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं एक निबंध है, इसके निबंधकार कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी और प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो चार सामने आपके सामने चार ऑप्शन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको याद रखना है नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक है। आपको कुछ इसी प्रकार याद रखना है कि हजारी नाखून 5 होता है, हजार नहीं होता है। आदमी के पैर में 10 और हाथ में 10, 20 ही होता है, हजार नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पे नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हैं। द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को, चोर को, डाकू को या बदमाश को? तो द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी नाखून को कहा है, क्योंकि चैप्टर ही नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कामसूत्र किसकी रचना है? तो अगर बात करें कामसूत्र की, तो कामसूत्र आपको देखना है, यहाँ चार ऑप्शन पढ़ना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी या पतंजलि या वात्स्यायन या रामानुजाचार्य आचार्य। तो आपको मैं बता दूं ऑप्शन नंबर सी वात्स्यायन बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिक्थ का अर्थ क्या होता है? सिक्थक का अर्थ अगर जानने की कोशिश करें तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सिक्थक मोमबत्ती को कहा जाता है, अर्थात साबुन, मुहावर, दर्पण, मोम। यहाँ पे मोम देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिक्थक का अर्थ मोम होता है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। महाभारत क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मैं यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट लगा देता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया है कि महाभारत क्या है, तो महाभारत उपन्यास नहीं है, कहानी नहीं है, शास्त्र नहीं है। एक ऑप्शन डी बच गया अपना लास्ट, पुराण। महाभारत पुराण है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो अगर बात करें नागरी लिपि के आरंभिक लेख, तो अपने को नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत से मिले हैं, जहाँ पे आपको केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल ये सब मिलते हैं, वही दक्षिण भारत कहा जाता है। नागरी लिपि आपको वहीं से मिला है। अगला क्वेश्चन है, बेतमा दानपत्र किस समय का है? अगर बात करें बेतमा दानपत्र का, तो 1020 ईस्वी का है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1020 ईस्वी में बेतमा दानपत्र की चर्चा की गई है। 23वां क्वेश्चन आ गया अपना कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? आपको ध्यान से पढ़ना है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? तो यहाँ पे 23 का बिल्कुल सही जवाब 8वीं सदी हो जाएगा। 8वीं सदी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। सदी को क्या इंग्लिश में सेंचुरी बोलते हैं, और 8वीं सदी किसे कहते हैं? 701 से लेके 799 तक को 8वीं सदी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी? मिडिल स्तर क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मिडिल स्कूल में आपने पढ़ा होगा, तो क्लास 6 से क्लास 8 को मिडिल स्कूल कहा जाता है, 9 10th को हाई स्कूल कहा जाता है, 11 12th को कॉलेज कहा जाता है, और अगर उधर बात करें 1 to 5 को प्राइमरी कहा जाता है। तो यहाँ पे बात किया गया है मिडिल का, तो 6 to 8 गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई मराठी भाषा में की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की थी? फिर से मूले की चर्चा की गई है, तो मूले ने अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई दिल्ली, जौनपुर, वर्धा और इलाहाबाद। तो बिल्कुल सही जवाब वर्धा हो जाएगा, क्योंकि मूले ने हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई वर्धा में किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट मानना है। 26वां क्वेश्चन है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? यहाँ पे मौत का नगर मैं आपको अगर बात करूँ, तो छठा क्वेश्चन है, छठा चैप्टर है आपके किताब में मौत का नगर। तो मौत का नगर जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब अमरकांत की रचना है। ऑप्शन नंबर डी। आपको ध्यान रखना है, अगर मैं ऑप्शन नहीं पढ़ता हूं तो आप फ़ोन पे देखते रहिए और खुद ऑप्शन पढ़िए, क्योंकि मैं अगर ऑप्शन नहीं पढ़ता हूं, क्योंकि आपको मौका दे रहा हूं, अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे एक एक करके, जैसे अनामिका, महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, अमरकांत, तो अमरकांत आपको याद आएगा। बिल्कुल करेक्ट जवाब अमरकांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो अमरकांत को किस कहानी के लिए पुरस्कृत किया गया है? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला मौत का नगर, दूसरा ग्राम सेविकी,
तीसरा डिप्टी कलेक्टरी और चौथा जिंदगी और जोंक। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डिप्टी कलेक्टरी के लिए अवार्ड दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीच की दीवार किसकी रचना है। अगर बात करें बीच की दीवार रचना की तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमरकांत जी का रचना है बीच की दीवार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है। यहाँ पे ग्रामर से एक सवाल आपके लिए आ गया है। 9 2 11 होना इसका मतलब है भाग जाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहा जाता है ना 9 2 11 हो जाओ यानी कि भाग जाओ। 30वां क्वेश्चन देखते हैं बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है। तो बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा निर्मला ने पूछा था अपने बेटे से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। अगर बात करें परंपरा का मूल्यांकन तो आपके सामने चार ऑप्शन है रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, अशोक वाजपेयी और यतीन्द्र मिश्र। तो ये बात करें परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा का कृति है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा रामविलास शर्मा परंपरा का मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। तो कैसे होता है प्रगतिशील आलोचना का विकास। आप पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए क्योंकि ये बिना ऑप्शन के बनने वाला नहीं है। तो धर्म के ज्ञान से या साहित्य की परंपरा ज्ञान से, कला के ज्ञान से या फिर इतिहास के ज्ञान से। तो प्रगतिशील आलोचना आपको ध्यान रखना है साहित्य की यानी कि लिटरेचर की परंपरा के ज्ञान से। आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल वीवीआई मैंने आपको बोल रखा है कि आप जो है इसका क्या याद कर लीजिएगा। आप याद कर लीजिएगा पूरा लेखक और राइटर का नाम, कौन सा चैप्टर कौन लिखे हैं वो आप याद कर लीजिएगा। तो 33 नंबर सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा इस चैप्टर के लेखक है परंपरा का मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है। तो तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपको 7 लेखकों की कविताएं संग्रहित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तार सप्तक में 7। आपको ट्रिक बनाना है तार से 7, तार और 7। तो अच्छा ट्रिक है आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो रामविलास शर्मा का जन्म अगर बात करें 35 का सही आंसर क्या है तो 10 अक्टूबर 1912 को रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। तो पंडित बिरजू महाराज जो हो जाएंगे नाट्य कला से नहीं है, नृत्य कला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं। तो अगर बिरजू महाराज के घराने की बात किया जाए तो वो लखनऊ घराने से आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 38वां नंबर क्वेश्चन है जीत जीत मैं निखरत हूँ किस विधा की रचना है। तो जीत जीत मैं निखरत हूँ आपको विधा बताना है। तो यह साक्षात्कार विधा की रचना है आपका। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे। तो हनुमान जी का प्रसाद बिरजू महाराज के बाबूजी नौकरी छूटने के लिए मांगे थे। बहुत लोग नौकरी मिलने के लिए मांगते हैं लेकिन बिरजू महाराज के बाबूजी नौकरी छूटने के लिए मांगे थे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें तो बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वो शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें अभिनयों के रचनाकार कौन है। अभिनयों के रचनाकार तो आपको 41 का बिल्कुल करेक्ट जवाब अशोक वाजपेयी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभिनय कहाँ स्थित है। तो अभिनय आपको 4 ऑप्शन दिया गया है फ्रांस, रूस, भारत, मिस्र। अभिनय की अगर बात करें तो अभिनय फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या है। लेखक से फिर से आ गया क्वेश्चन। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम श्यामानंद वाजपेयी नहीं है, रामानंद नहीं है, हाँ परमानंद वाजपेयी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा परमानंद वाजपेयी इसका बहुत सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था।
लीजिए फिर से आ गया आपका लेखक से सवाल। तो अशोक वाजपेयी का जो जन्म है वो 16 जनवरी 1941 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? देख सकते हैं ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको लेखक से ही पूछा गया है। आपको लेखक के बारे में पूरा तैयारी करना है। एग्जाम का पैटर्न कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है वो आपको नहीं पता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है, इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 46वां क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत किस विधा में रचित है? ये किताब से आपको पूछा गया, लेखक से नहीं है। तो नौबत खाने में इबादत आपको व्यक्ति चित्र से रचित है। विधा व्यक्ति चित्र विधा से है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध डैश थे? तो बिस्मिल्लाह खान जो व्यक्ति थे वो क्यों प्रसिद्ध थे, किसके लिए प्रसिद्ध थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर सवाल में हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिस्मिल्लाह खान जो हो जाएंगे शहनाई वादक थे, इसलिए वो प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन, शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है? सीधा बात है, यहाँ पे शहनाई किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है? तो वो नरकट पौधे से तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो यतीन्द्र मिश्र का जन्म, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 50वां क्वेश्चन है, बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? तो बालाजी मंदिर की बात करें तो बालाजी मंदिर जो हो जाएगा काशी में पंचगंगा घाट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अभी अपना 50 क्वेश्चन और बचा है। तो चलिए 50 कंप्लीट हो चुका है, 50 की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको थोड़ा स्पीड करूँगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन करने से ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको मैं यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव का रिविज़न करा रहा हूँ। 51वां क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि भीमराव अंबेडकर नहीं दिए थे, हजारी प्रसाद नहीं दिए थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं दिए थे। सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान क्या है? तो महात्मा गांधी का जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पोरबंदर कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, आपको याद रखना है। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी की रचना क्या है? इसमें आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इसमें आपको बताना है कि महात्मा गांधी की रचना क्या है। तो शिक्षा में हेरफेर नहीं है, गेहूं और गुलाब, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे मैं बात करूँ तो शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? अगर बात करें गांधी जी की पत्नी का नाम तो आपको पता होगा कस्तूरबा गांधी जी। कस्तूरबा गांधी जो थी वो गांधी जी की वाइफ थी। आपको इसका याद रखना है। कस्तूरबा गांधी गांधी जी की पत्नी की नाम था। गांधी जी की माता का नाम क्या था? पुतली बाई था। यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं, पुतली बाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के माता का नाम पुतली बाई और क्या बोलते हैं वाइफ का नाम आपको याद रखना है कस्तूरबा गांधी। अगला सवाल है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था 55 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे 56वां क्वेश्चन जो आ गया है वो आपको ग्रामर से आ गया है। तो ग्रामर से आपको अब यहाँ पे 45 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आपको ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। अब क्यों याद रखना है आप ध्यान देंगे, यहाँ पे संज्ञा लिखा है। मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बताते चल रहा हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे ये जो ज्ञ है, ज्ञ कैसे लिखा है? ऐसे लिखा है, ऐसे। तो ये जो है ये एक तरह से 5 के तरह लिखा हुआ है। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? तो आपको गुच्छा ये समूहवाचक का उदाहरण है, तेल द्रव्यवाचक का उदाहरण है, शहर जो हो जाएगा ये जातिवाचक का उदाहरण है, कक्षा जो हो जाएगा कक्षा जो हो जाएगा वो आपको याद नहीं आ रहा है।
जातिवाचक हो जाएगा। यहाँ पे पूछा क्या गया, द्रव्यवाचक, तो तेल द्रव्यवाचक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा किसका उदाहरण नहीं है पूछा गया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गाय जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, नदी जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, शहर जो है जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन विवेकानंद यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये एक एग्जैक्ट पर्सन का नाम है विवेकानंद, यानी कि विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बाकी ये तीनों जिससे किसी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है। तो वर्णों के समूह को अक्षर कहा जाता है, क्योंकि ये एक क वर्ण है। अगर ये क में म जोड़ दिया जाए तो ये दो वर्ण हो गए, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दिया जाए वर्ण को तो अक्षर बनेगा कम। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सॉरी, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सॉरी। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को क्या कहते हैं। तो अगर व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को यहाँ पे कहा जाता है भाषा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मतलब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका जो जवाब है मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चित वाणी को भाषा कहा जाता है, यानी कि जो व्यक्ति अपने मुंह से बोलता है उसे भाषा कहा जाता है। यही बात पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है। अनुस्वार याद आया, अगर आप लिखते हैं कंठ, अगर आप कंठ लिखते हैं तो क के ऊपर अनुस्वार देके तब ठ लिखते हैं। तो ये जो अनुस्वार है ये कहाँ से निकाला जाता है, तो आपको नासिका से निकाला जाता है अनुस्वार, आपको याद रखना है, नासिका से अनुस्वार निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो विसर्ग के उच्चारण स्थान की अगर बात करें तो तालु नहीं है, दंतोष्ट नहीं है, कंठ हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वर्णों के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है। तो अगर दो वर्ण सम्मिलित है तो उसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दो वर्णों के सम्मिलित रूप को संगम कहा जाता है। ध्यान रखना है, जहाँ पे दो वर्ण सम्मिलित हो जाए उसे संगम कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से उष्प वर्ण कौन है। तो अगर उष्प वर्ण की बात किया जाए तो ये जो स आपको दिख रहा है, ये स जो है वो उष्प वर्ण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पुराण शब्द का विशेषण क्या है। तो पुराण का विशेषण यहाँ पे पूछा गया है आपसे, तो आपको देना है पौराणिक। पौराणिक जो होगा आपको पुराण का विशेषण है। आपको ट्रिक से भी विशेषण आप बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है पुराण का विशेषण पौराणिक हो जाएगा। 66वां क्वेश्चन है, यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है। तो अगर बात करें नया, तो नया जो हो जाएगा वो विशेषण है, क्योंकि यह नया माल है। माल की जो विशेषता बताई है वो नया ने बताई है, तो नया हो जाएगा विशेषण। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से सार्वनामिक विशेषण कौन है। तो अगर सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन ही पढ़ेंगे, ऐसा आदमी नहीं देखा। तो आदमी की विशेषता क्या है, ऐसा। आदमी की विशेषता है ऐसा, और ऐसा क्या है, सर्वनाम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण का एग्जाम्पल ऐसा आदमी नहीं देखा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, षड दर्शन का संधि विच्छेद कीजिए। तो आपको षड दर्शन का संधि विच्छेद करना है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो सेकेंड ऑप्शन आपको दिख रहा है वो ऐसे लिखा है, षड जोड़ दर्शन। तो ये जो षड दर्शन ऐसे लिखा गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ बीच में प्लस का निशान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राम ने धोबी को कपड़े दिए, वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पे ने जो है ये कौन सा कारक है, राम ने धोबी को कपड़े दिए। तो ये जो कर्म दिख रहा है, कर्म किया गया है, राम ने क्या किया, कर्म किया, कपड़े दिए किसे, धोबी को। तो ये कर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्री मत्स्य
रचंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद करना है। तो ये जो आपको फिर से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, अगर पढ़ने में नहीं बन रहा है तो श्री मत्स्य रचंद्र का सही संधि विच्छेद आपको करना है। तो ये आप चारों ऑप्शन देख सकते हैं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो सही जवाब क्या है? ये बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्षुधातुर का सही समास विग्रह कीजिए। तो क्षुधातुर का सही समास यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, सुधा से आतुर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, सुधा से आतुर क्षुधातुर का सही समास है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्या और किसको दोनों का उत्तर किन क्रियाओं से प्राप्त होता है? तो क्या और किसको का बात किया जाए तो ये जो है द्विकर्मक से प्राप्त होता है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्रिया जो होता है, क्रिया को 2 भागों में बांटा जाता है। क्रिया के एक पहले भाग होता को कहा जाता है सकर्मक, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सकर्मक, और दूसरे भाग को कहा जाता है अकर्मक। अकर्मक का कोई भाग नहीं होता है, लेकिन सकर्मक के भी यहाँ पे 2 भाग होता है, एक द्विकर्मक और एक कर्मक। तो यहाँ पे क्या और किसको का जवाब अगर किसी सेंटेंस में मिल जाता है तो उसे द्विकर्मक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतद्वयद संधि विच्छेद है। अंतद्वयद का संधि विच्छेद आपको करना है। तो आप अति उदय गलत है, अत्योदय गलत है, अंत्योदय ये भी गलत है, अंत्य उदय हाँ ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है, अंत्य उदय बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है मुख्य क्रिया के अर्थ को कौन सी क्रिया स्पष्ट और पूर्ण करती है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद डिसीजन लेंगे। सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामबोधक क्रिया, नाम धातु क्रिया। अब एक बार और क्वेश्चन देखेंगे कि मुख्य क्रिया के अर्थ को कौन सी क्रिया स्पष्ट और पूर्ण करती है? तो आपने पहले देखा था सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया के वजह से अर्थ स्पष्ट हो पाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया जुड़ने पर कौन सी क्रिया बनाती है? तो संज्ञा और सर्वनाम के साथ अगर क्रिया जुड़ जाती है तो वो नाम धातु क्रिया बनाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है, नाम बराबर संज्ञा। ठीक है, अगर आप नाम बराबर संज्ञा याद रखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संज्ञा और नाम, इसी से आपको पता होना चाहिए कि नाम धातु इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, बस 1/4 में आपको 3/4 कंप्लीट करा दिया हूँ, 1/4 आपको और बचा है। तो आइए 25 क्वेश्चन और को जल्दी से निपटा देते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को एंड कर देंगे। क्वेश्चन है तेजोमय शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो तेजोमय शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है तेजमय। यहाँ पे फर्स्ट में तेजमय दिया गया है जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं देख पा रहा हूँ तेजमय, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है सुरेश ने खेलकर दूध पी लिया। इस वाक्य में खेलकर कौन सी क्रिया है? तो पूर्वकालिक हो जाएगा। 77 का जो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं पूर्वकालिक। पूर्वकालिक में आपको एक शब्द में समझा देता हूँ, अगर कोई काम क्रिया करने के बाद दोबारा से किया जा रहा है तो उसे पूर्वकालिक कहा जाता है। यानी कि सुरेश ने खेलकर दूध पी लिया, दूध पीना एक क्रिया है, इससे पूर्व खेलकर, तो यहाँ पे जो हो जाएगा पूर्वकालिक। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेहा कपड़े धोती है, वाक्य में क्रिया क्या है? तो नेहा कपड़े धोती है, इस वाक्य में जो क्रिया है आपको सकर्मक क्रिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया क्या और किसको का जवाब मिल जाए तो वो सकर्मक होता है। नेहा क्या धोती है? तो नेहा कपड़े धोती है, क्या का जवाब मिल रहा है? तो आपको ध्यान में रखना है नेहा कपड़े धोती है, ये एक सकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है उमा नौकर से दूध मंगवाती है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? उमा अगर नौकर से दूध मंगवाती है तो वो दूसरे से काम करवा रही है, और जो क्रिया दूसरे से करवाया जाए उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको देखना है ट वर्ग का उच्चारण स्थान मृद हो जाएगा। मृद जो होगा आपको ट वर्ग का उच्चारण स्थान है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। 81वां क्वेश्चन है च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है, आप च बोलने का कोशिश कीजिए। च तालु से च बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है देवनागरी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि क्या है? तो ये
मिस्टेक्स हो गया है, ये मिस्टेक है, टाइपिंग गलत हो गया है। तो अगर मैं बताऊं देवनागरी लिपि क्या है, तो आप सबसे पहले ऑप्शन पढ़ने का कोशिश कीजिए। पहला है अक्षरात्मक, वर्णात्मक, चित्रलिपि, सूत्रलिपि। तो अपना जो देवनागरी है हिंदी, जिसे हम क ख ग घ भी कहते हैं, ये एक अक्षर है। तो यहाँ पे अक्षरात्मक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अपना देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमन लिपि क्या है। यहाँ पे लिपि से भी 2-3 सवाल आपसे पूछा जाएगा। रोमन लिपि क्या है, तो अगर ऑप्शन की बात करें तो सूत्र लिपि, चित्रलिपि, वर्णनात्मक लिपि और अक्षरात्मक लिपि। तो अगर रोमन की बात करें तो रोमन वर्णनात्मक लिपि है। आप ध्यान दिए होंगे, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है और ये जो होता है वो 10 होता है। तो ये वर्ण है, तो वर्णात्मक लिपि हो जाएगा आपका रोमन। अगला क्वेश्चन है भारत की प्राचीन लिपि कौन सी है। अगर बात किया जाए भारत की प्राचीन लिपि के बारे में, तो ब्राह्मणी लिपि जो हो जाएगा वो भारत की प्राचीन लिपि है। जिसका संबंध किससे मिलता है, आपको कमेंट करके बताना है ब्राह्मणी लिपि का संबंध किससे मिलता है। अगला क्वेश्चन है हिंदी की लिपि क्या है। सबसे आसान सवाल, हिंदी की लिपि अगर आपको नहीं पता है तो हिंदी पढ़ क्यों रहे हैं मेरे भाई। हिंदी की जो लिपि हो जाएगी वो देवनागरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। संस्कृत, मराठी और नेपाली लिपि देवनागरी से ही रिलेटेड है। जिससे यहाँ पे अपना हिंदी रिलेटेड है, उससे संस्कृत, मराठी और नेपाली भी रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है। तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ था वो ब्राह्मणी लिपि के समय में हुआ था। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ब्राह्मणी लिपि का जो संबंध है वो अशोक से है। तो आपको ध्यान रखना है, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मणी के कारण ही हुआ था। अगला क्वेश्चन, द का उच्चारण स्थान क्या है। ये द का जो उच्चारण स्थान है दंत से है। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आपको सभी चीज़ का उच्चारण स्थान याद कर लेना है, क्योंकि 4 से 5 आपको उच्चारण स्थान वाला सवाल आएगा आपके एग्जाम में। अगर नहीं आएगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। आपसे कहीं ये पूछ लिया जाएगा च का उच्चारण स्थान क्या है, पूछ लिया जाएगा घ का उच्चारण स्थान क्या है, स का उच्चारण स्थान क्या है, या फिर प का उच्चारण स्थान क्या है, ऐसे सवाल आएगा। यहाँ पे फिलहाल द का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण की अगर बात करें तो 89 का बिल्कुल करेक्ट जवाब च हो जाएगा। च जो है वो अघोष वर्णक है, ये आपको याद रखना है। च अघोष वर्ण के पार्ट में आता है। 90 नंबर क्वेश्चन है, स का उच्चारण स्थान क्या है। मैं आपको बताया ना, बहुत क्वेश्चन आएगा। स का जो उच्चारण स्थान है दंत से नहीं होता है, दंत से तो द वाला लाइन आ जाएगा, तो हो जाएगा। स का उच्चारण स्थान तालु, 100 का उच्चारण स्थान तालु से होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद 91 का अगर बात करें तो ई का उच्चारण स्थान क्या है। तो ई का जो उच्चारण स्थान है वो तालु से बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। इसी के साथ साथ 92 क्वेश्चन, लॉ का उच्चारण स्थान बताएं। तो आपको लॉ का उच्चारण स्थान बताना है। तो लॉ जो है वो दंत से बोला जाता है। आप लॉ बोलने का कोशिश कीजिए, आपका जो जीभ है वो दांत से सटेगा, इसलिए लॉ का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी में ह्रस्व स्वर हैं कितने हैं। आपको बताना है हिंदी में ह्रस्व स्वर कितने हैं। 3 है, 4 हैं, 2 हैं या फिर 13 हैं। तो हिंदी में ह्रस्व स्वर 4 है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अ का उच्चारण स्थान क्या है। तो अ का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा अ। आप बोल के चेक कीजिए ना, हर चीज आप बोल के चेक कीजिए, कंठ से बोला जाता है अ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, र तथा र दोनों यहाँ पे र लिखा गया है, एक र है और एक री है। तो इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन पढ़िए, पुर्या, तालु, कंठ या फिर दंतोष्ठ। तो र का जो उच्चारण स्थान आपको देखना है यहाँ पे, सॉरी, पुड़िया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। र का उच्चारण स्थान आपको पुड़िया इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है। अगर बात करें घोष वर्ण का तो यहाँ पे आपका बी में जो र लिखा हुआ है, ये ड जो दिख रहा है ना, ये ड घोष वर्ण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है। तो किसका उच्चारण कंठ से होता है, यहाँ पे आपको क वाला लाइन जितना भी आ जाएगा ना, आपको ध्यान रखना है। क से घ तक इन सभी तो है ही, साथ में ऑप्शन नंबर डी देखते हैं,
ख, मैंने बोला ना क वाला लाइन, तो ख जो है वो आपका कंठ से उपयोग किया जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? तो अंतस्थ वर्ण की संख्या जो हो जाएगी आपका 4 है। आपको ध्यान रखना है, अंतस्थ वर्ण की संख्या 4 है। इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया है? य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया है? तो 100 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो व्यंजन की तरफ रखा गया है, क्योंकि जो आपका स्वर होता है वो अ आ इ ई होता है अंग तक, इसलिए जो यहाँ पे य है ये एक व्यंजन है, तो य को व्यंजन में रखा गया है। तो चलिए, मैंने आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। आपका 100 में लगभग कितना क्वेश्चन सही हुआ है वो आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मेरा 45 सही हुआ है, या मेरा 52 सही हुआ है, या आपका 100 में 90 प्लस सही हुआ है, आपको बताना है। तो चलिए, मैंने आपको इतना मेहनत से लगभग 40 मिनट का क्लास लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा मेहनत करते रहेंगे, और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले वाले रात तक आपको हम मेहनत कराएंगे। तो मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंकलाब जिंदाबाद।